मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको जो बायोलॉजी के डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हैं उनको सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकूँ। नाउ एक चीज़ अभी थोड़ी देर पहले बात आई थी कि हमने कहा था कि भूख लगना जो होती है अनैच्छिक क्रिया होती है, पर आप कहेंगे नहीं साहब ऐसा तो नहीं होता। कभी कभी हम कोई चीज़ देखते हैं और बस खा लेते हैं, भूख अच्छा लगता है खा लेते हैं। वो हंगर नहीं होती, दैट इज एपेटाइट। Appetite is something different from the hunger. Hunger is an involuntary reaction and it is intrinsic reaction. Hunger जो होती है आंतरिक इच्छा होती है, अनैच्छिक क्रिया होती है, परंतु उसके कंट्री जो एपेटाइट होती है ये साइकोलॉजिकल होती है, कंडीशन रिफ्लेक्स होता है। आपने पढ़ा होगा कि पेवलॉव जो थे वो कुत्तों को घंटी बजा के खाना दिया करते थे, और जब घंटी, कई बार ऐसा हुआ उन्होंने कि जब कुत्ते ट्रेंड हो गए, घंटी की आवाज़ सुनकर खाना खाने के लिए आने लग गए, उसके बाद उन्होंने घंटी तो बजा दी पर कुत्ते को खाना नहीं दिया, तो उनके कुत्तों के मुंह से लार बहने लग गई, उनके गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशंस होने लग गए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था इसमें क्या था, कंडीशन रिफ्लेक्शन, ट्रेनिंग की बात थी। ट्रेनिंग लर्निंग के बाद वो आदत डेवलप हो गई थी कि भूख की इच्छा जनरेट हो जाती थी। अब हम लोगों में क्या होता है, या बहुत से जो एनिमल डोमेस्टिकेटेड होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स में चीज़ नहीं होती। वाइल्ड एनिमल या तो भूख लगी होगी तो खाएगा, भूख नहीं लगी तो खाना नहीं खाएगा। और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में और मैन में खास तौर से ये चीज़ होती है कि वो कभी कभी अपनी आदतों के कारण, अपने जो खान पान है उसके कारण, या उसको जो कोई चीज़ पसंद है उसकी महक के कारण वो उसमें भूख की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। यानी कि व्हाट इज एपेटाइट? Appetite is actually a psychological drive to take food. It is a psychological drive, it is a mental drive, not the intrinsic device. ये intrinsic drive नहीं है, it is actually a psychological drive to take food. यानी यहाँ पर आपको फूड क्यों चाहिए था? क्योंकि आपकी बॉडी की डिमांड थी, डेफिशिएंसी ऑफ फूड थी। पर यहाँ डिमांड नहीं है, आपको फूड की आवश्यकता नहीं है। आप फूड क्यों खा रहे हैं? आप फूड इसलिए खा रहे हैं क्योंकि इट इज affected by the psychological behavior is affected by one of the thing is most important thing is culture. हम कोई चीज़ खाते हैं, खान पान हमारा कैसा है, रहन सहन कैसा है, खाते पीते क्या है, उस पर निर्भर करता है। अगर हम मान लीजिए कि हम चाइनीज डिश नहीं खाते हैं, तो अगर हमारे सामने कोई चाइनीज डिश का जिक्र भी करे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जो लोग चाइनीज डिश खाते हैं उनके सामने चाइनीज डिश का जिक्र करिए तो कहें हाँ हाँ खा लेंगे खा लेंगे। तो वो जो फीलिंग डेवलप होती है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ द बॉडी, इट इज नॉट द हंगर, इट इज द कंडीशन ऑफ द एपेटाइट। Similarly, the taste, something is very favorite to you. बहुत सी कोई चीज़ ऐसी जो आपको बहुत पसंद है, और जब वो पसंद है तो उसका स्वाद आपको बहुत पसंद है, तो इसलिए आप खा रहे हैं क्योंकि आपको उसका स्वाद पसंद है, तो टेस्ट के कारण आप खा लेते हैं। या फिर आपकी आदत में हो कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर खाना खाने के आदी हैं, और बाय द वे उस समय किसी काम में फंसे हुए हैं, तो जब काम में फंसे हुए तो वो जब समय आएगा तब उस समय आपको भूख की फीलिंग होगी, यानी बॉडी डिमांड करेगी। तो जिसमें भी वन ऑफ द कॉज ऑफ द एपेटाइट। Then imagination and smell of the food, favorite food. इसमें imagination and smell of the favorite food. आपको कोई चीज़ पसंद है, उसकी महकाई या किसी ने उसका जिक्र कर दिया, अब आपने कहा ठीक है खा लेते हैं। आप सड़क पे जा रहे थे, कहीं पे कोई ऐसी चीज़ बन रही थी जो आपको बहुत पसंद है, उसकी खुशबू महकाई, आपने कहा खा लेते हैं। आपको भूख नहीं लगी थी, आपकी बॉडी डिमांड नहीं कर रही थी खाने के लिए, पर आपने खाई इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी को जो है उसका टेस्ट पसंद है, स्मेल पसंद है। आपकी बॉडी के ब्रेन में वो इंफॉर्मेशन लिंक है कि जब कभी वो चीज़ दिखती तो आपको खाने की इच्छा हो जाती। तो इट इज़ अ साइकोलॉजिकल डिमांड, इट इज़ नॉट द इंटरनल डिमांड ऑफ द बॉडी, इट इज़ नॉट द बायोलॉजिकल डिमांड ऑफ द बॉडी। सो यू कैन टेक द फूड बिकॉज ऑफ द इमेजिनेशन और स्मेल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द फेवरेट डिश। तो दिस इज द एपेटाइट। दिस एपेटाइट इज एक्चुअली कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग द हंगर सेंटर। एपेटाइट जो होती है, अब जब एपेटाइट इंड्यूस होगी तो खाएंगे तो आप मुंह से ही ना, तो वो हंगर जो है वो टेम्परेरी इंड्यूस होगी, वो डिमांड नहीं बॉडी की। हंगर में क्या था, इट वॉज एन इनवॉलंटरी डिमांड ऑफ द बॉडी बिकॉज देयर वॉज डेफिशिएंसी ऑफ द एनर्जी और हाइपोग्लाइसेमिया। बट इन द केस ऑफ द एपेटाइट देयर इज नो हाइपोग्लाइसेमिया, देयर इज नो डिमांड ऑफ द बॉडी, बट यू स्टार्ट टेकिंग फूड और यू आर इंसिस्टेड टू टेक फूड ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिश। आपको भूख लगी थी तो भूख शरीर की जैविक आवश्यकता थी, परंतु जो एपेटाइट है ये जैविक आवश्यकता नहीं है, ये केवल अपने स्वाद के कारण, अपनी पसंद के कारण आप खा रहे हैं, तो वो एपेटाइट की कैटेगरी में आ जाता है। तो इस तरीके से अगर देखें तो इसमें हुआ बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा
सेंटर ऑफ एपेटाइट होता है, इसका भी निर्धारण जो है वो स्टमक से हो रहा है। और इसमें सेंटर ऑफ एपेटाइट जब स्टमक हमारा खाली है, एलिमेंट्री कैनाल खाली है, यानी कि यहाँ पर जो हाइपोग्लाइसेमिक की कंडीशन जनरेट हो गई है या एनर्जी खाना खाए हुए काफ़ी समय गुजर चुका है और पेट बिल्कुल खाली है, एनर्जी ब्लड में भी शुगर लेवल डाउन होना शुरू हो चुका है, उस केस में एलिमेंट्री कैनाल से ग्रेलिन का सिक्रेशन हुआ। ये ग्रेलिन सर्कुलेट होकर ब्लड के साथ ब्रेन में पहुंचा और जब ब्रेन में पहुंचा तो सेंटर ऑफ एपेटाइट या ऑरेक्सीजन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर दिया। ऑरेक्सीजन न्यूरॉन जब एक्टिवेट हुए जो कि अर्कुएट सेंटर में थे, तो उनकी वजह से आपको भूख की फीलिंग हुई, आपने खाना शुरू किया। जैसे जैसे खाना पेट में जाता गया, साइमल्टेनियसली आपकी एलिमेंट्री कैनाल जो है स्टमक में स्ट्रेच होता है, स्टमक की वॉल स्ट्रेच करना शुरू करती, खाना भरेगा तो जाहिर है कि बैलून तरीके से भूलना शुरू होगा, तो यहाँ पे स्ट्रेस रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और साथ ही साथ जैसे जैसे स्टमक में खाना जाता जाएगा वैसे वैसे ग्रेलिन का सिक्रेशन घटता जाएगा, और जैसे जैसे ग्रेलिन का सिक्रेशन घटेगा सेंटर ऑफ एपेटाइट जो है ये कम डाउन हो जाएगा। खाना खाने के बाद जब आपकी बॉडी में सफिशिएंट कैलोरीज ऑफ एनर्जी होती है या सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द शुगर होती है, यानी हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन, शुगर लेवल इज मोर देन एनफ, इन दैट वेरी कंडीशन a special type of chemical is being released by the adipose cells। बॉडी की जो हमारी फैट बॉडीज होती है, जो एडिपोज सेल्स होती हैं, उनसे एक स्पेशल केमिकल रिलीज होता है एंड दैट इज कॉल्ड लैप्टिन। एंड दिस लैप्टिन इज कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग द सेंटर ऑफ सैटिस्फैक्टी बट इनहिबिटिंग द सेंटर ऑफ एपेटाइट। ये सेंटर ऑफ एपेटाइट को शांत कर देता है और सेंटर ऑफ सैटिस्फैक्टी को इंड्यूस कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपकी भूख खत्म हो जाती है, पेट भरा भरा लगता है। अगर आप बहुत कस के भूखे हों, आप कुछ न करें, पानी में गिलास एक चम्मच चीनी डालें और खोल के पी लें, तो कुछ देर के लिए जब शुगर बॉडी में आएगी, शुगर लेवल बॉडी का राइज करेगा, उस कंडीशन में आपकी जो मेटाबॉलिक डिमांड है बॉडी की, जो बायोलॉजिकल डिमांड है बॉडी की शुगर की, वो खत्म हो जाएगी और यू विल बी फील सेटिस्फाइड फॉर सर्टेन ड्यूरेशन, जब तक कि शुगर लेवल दोबारा आपका फॉल नहीं करता। तो सेंटर जो लैप्टिन है, दिस लैप्टिन इज एक्चुअली कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग द सेंटर ऑफ सैटिस्फैक्टी बट इनहिबिटिंग सेंटर ऑफ एपेटाइट, व्हेयरएज ग्रेलिन इज कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग सेंटर ऑफ एपेटाइट। तो ग्रेलिन की वजह से आपको भूख लगती है और लैप्टिन की वजह से आपकी भूख खत्म हो जाती है। इस पूरी बात को अगर हम समराइज करना चाहें तो हम इतना कह सकते हैं कि whenever the condition the hypoglycemia is there or the need of calories is there in the body or sufficient quantity of the sugar calories is there in the body, means sufficient quantity of the calories are not available, or body temperature is falling down, or there may be effect of the any hypoglycemic hormone or hypoglycemic chemical or hypoglycemic medicine, then the secretion of the ghrelin is induced। कब? जब आपकी हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है या नीड ऑफ कैलोरी है या लो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है या आपकी बॉडी में शुगर की डेफिशिएंसी हो गई है, और उस कंडीशन में आपके जो स्टमक की दीवारें हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स हैं, इनसे ग्रेलिन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। तो ये ग्रेलिन सिक्रीट जो होता है ये करता क्या है, ये ब्रेन में पहुंचता है और ब्रेन में पहुंचने के बाद ये ऑरेक्सीजन न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो कि आर्क्यूएट न्यूक्लियस में थे लेटरल हाइपोथैलेमिक लोब में, उसको इंड्यूस कर देते हैं और उसकी वजह से आपका हंगर सेंटर इंड्यूस हो जाता है। और जब हंगर सेंटर इंड्यूस होता है तो उस केस में आपको भूख लगती है। यानी भूख लगने के कारण क्या हुए, दैट इज स्टिमुलेशन ऑफ द ऑरेक्सीजन न्यूरॉन। हाउ इट इज बीन स्टिमुलेटेड? बिकॉज ऑफ द ग्रेलिन। ग्रेलिन इज सीक्रेटेड बिकॉज द हाइपोग्लाइसेमिया और द लो डिमांड ऑफ द बॉडी ऑफ द एनर्जी। सो दैट्स व्हाई ये ऑरेक्सीजन न्यूरॉन के एक्टिवेट होने पे आपको भूख की फीलिंग हुई। और उधर साथ ही साथ क्या होता है, अभी हम लोगों ने बात की थी एपेटाइट व्हिच इज द साइकोलॉजिकल फैक्टर। दिस साइकोलॉजिकल फैक्टर में आल्सो इंड्यूस द फीलिंग ऑफ द हंगर। ये भूख लगी नहीं है, बायोलॉजिकल डिमांड नहीं है, पर चूंकि आपकी बॉडी में जो स्टिमुलस जनरेट हुआ है, साइकोलॉजिकल स्टिमुलस जनरेट हुआ है, एपेटाइट सेंटर एक्टिवेट हो गया उसकी वजह से। और जब एपेटाइट सेंटर एक्टिवेट हो गया तो आपको खाने की इच्छा कर गई, बिना भूख के खाने की इच्छा कर गई। अब खाना खा के भरपेट खड़े थे और किसी ने आपकी मनपसंद डिश आपको ऑफर करी और वो डिश आपकी कमजोरी आपको बहुत पसंद है, आपने कहा ठीक है भाई खा लेते हैं। तो वो जो खा लेते हैं वाली कंडीशन हुई, उसके कारण आपका सेंटर ऑफ एपेटाइट एक्टिवेट हुआ, पर इट इज बिकॉज ऑफ द स्टिमुलेशन ऑफ द एपेटाइट सेंटर। इट इज एंड साइकोलॉजिकल डिमांड, इट इज एंड मेंटल डिमांड, इट इज नॉट द बायोलॉजिकल डिमांड। ऑन अदर हैंड, इफ वी सी हाउ द feeling of hunger is being inhibited if the you have taken the sufficient quantity of the food। अभी हमने बताया जैसे जैसे फूड पेट में पहुंचेगा स्टमक डायलेट करेगा और जैसे जैसे स्टमक स्ट्रेच करेगा वैसे वैसे ग्रेलिन सिक्रीशन करता चला जाएगा। तो आफ्टर टेकिंग द फूड, वन ऑफ द कंडीशन,
अदर इज हाइपरग्लाइसीमिया, द सब वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ द शुगर इज देयर इन द ब्लड। हमारी बॉडी में बहुत सारी मात्रा में शुगर मौजूद है और वो शुगर के ज़्यादा होने के कारण हमें भूख नहीं लग रही। तो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन होगी तब भी। और इसके अलावा क्या होता है, अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हो तब भी भूख शांत हो जाती है। अगर किसी आदमी को बहुत तेज बुखार चढ़ा होता है उसको भूख नहीं लगती है, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ सैटिस्फैक्शन है ये इंड्यूस्ड होता है और सेंटर ऑफ एपेटाइट कूल डाउन हो जाता है। यानी सेंटर ऑफ एपेटाइट ठंडे तापक्रम में जो है वो उत्तेजित होता है, भूख लगती है आपको। अगर जब शरीर गर्म है, बॉडी के कंपोनेंट गर्म है तो आपकी भूख शांत हो जाती है, पर जब ठंडे हैं, सामान्य है, तो आपकी भूख बढ़ती है। सो लो टेम्परेचर इंड्यूसेस द फीलिंग ऑफ हंगर, बट हाई टेम्परेचर इनहिबिट्स द फीलिंग ऑफ द हंगर। अलॉन्ग विद दैट द सर्टेन हार्मोन्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग हाइपरग्लाइसीमिया, ऐसे हार्मोन जो शरीर में हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन पैदा कर देते हैं, उनके कारण भी भूख शांत हो जाती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि हम बहुत स्ट्रेस में हैं तो स्ट्रेस की कंडीशन हमारी बॉडी में एड्रेनलिन निकलता है, नॉरएड्रेनलिन निकलता है। एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन जो कि एड्रेनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन्स हैं, ये बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन जनरेट कर देते हैं। तो जब आप बहुत तनाव में होते हैं, जब बहुत परेशान होते हैं, उस कंडीशन में आपकी भूख शांत हो जाती है। आप किसी से, आपको बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ हो, आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, आप किसी परेशानी में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हों, ऐसी स्थिति में आपको भूख नहीं लगती। क्यों? क्योंकि हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन सिक्रीट होकर के बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया कर देते हैं, शुगर लेवल बढ़ा देते हैं, तो हंगर काम डाउन हो जाती है। ये एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे कि अगर ये ना होता, हाइपर एड्रेनलिन की सिक्रेशन से हाइपरग्लाइसीमिया ना होता तो क्या होता। जंगल में कोई जानवर भाग रहा है, पीछे से शेर उसके दौड़ रहा है, अगर उस एनिमल की बॉडी में रास्ते में शुगर खत्म हो जाए तो वो अपने को डिफेंड नहीं कर पाएगा। पर लगातार वो स्ट्रेस में होता है, स्ट्रेस में जब भाग रहा है तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, शुगर लेवल इतना बढ़ जाता है कि उसको दौड़ते समय मदद मिलती है भागने में, तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम फाइट और फियर की कंडीशन में होते हैं, उस समय हमको लगातार एनर्जी चाहिए। इसलिए हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स हमारी बॉडी के शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं, और जब शुगर लेवल बढ़ती है तो हंगर जो होती है वो काम डाउन हो जाती है। तो जब शुगर लेवल बढ़ा होता है तो हमारी बॉडी में जो है वो लैक्टिन सिक्रीट होता है। कहाँ से निकलता है? एडिपोज टिश्यूज और एडिपोज सेल्स से। तो एडिपोज सेल्स और एडिपोज टिश्यूज निकलने वाला लैक्टिन जो होता है, ये क्या करता है? ये इनहिबिशन ऑफ द हंगर सेंटर कर देता है। यानी कि भूख हमारी शांत किससे होती है? लैक्टिन के कारण। भूख रिड्यूस किसके कारण होती है? ग्रेलिन के कारण। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ हमारा हंगर के बारे में। तो आज जो बात हम लोगों ने डिस्कस की, दिस इज रिगार्डिंग हंगर, एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग phases of the gastric juices secretion or the enzymatic secretion of the digestive enzymes, or secretion of the digestive enzymes through the alimentary canal. This has been secreted in different phases, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और एक बात इम्पॉर्टेंट ये कहनी थी कि ये जो मेरे वीडियोस हैं ये केवल 10+2 के बच्चों के लिए नहीं है, नीट के बच्चों के लिए नहीं है। ये वो भी बच्चे जो कि पढ़ रहे हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जो है वो टीजीटी पीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, टीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हो। ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है कि आपको बेसिक बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और ये बेसिक बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन कभी कभी जो हाई लेवल की बुक्स होती है उनमें इतने कॉम्प्लिकेटेड ढंग से एक्सप्लेन की गई होती है, या इतने ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन की गई होती है कि आप बेसिक समझ नहीं पाते। तो इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट if you are going to appear in a different competitive exams where biology is required or biology is being asked, जहाँ भी बायोलॉजी पूछी जाती है, बायोलॉजी से रिलेटेड या मेडिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर ये काम आएगा। आप 10+2 में पढ़ते हैं और सामान्य से थोड़ा सा आप ऊंचे स्तर के विद्यार्थी हैं, देन वहाँ भी आपको ये काम आएंगे। तो माई पर्पज इज ओनली टू कम्युनिकेट माई नॉलेज विद यू ऑल, और आप इनको पढ़ें, सीखें। और एक बात मुझे और जो इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहता था काफ़ी दिनों से, वो ये कि मैं देख रहा हूँ मेरे वीडियोस लोग देखते तो बहुत हैं, पर ना तो उनको सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, और ना ही उन पर कोई कमेंट करते हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको जो बायोलॉजी के डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हैं उनको सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर आपको लगता है कि इन वीडियोस से आपको सीख पा रहे हैं तो आप फिर इन वीडियोस को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें, और आप इनको शेयर भी करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जो बच्चे डिफरेंट तैयारी कर रहे हैं, उनको मदद चाहिए, पढ़ना है, उनके काम आ जाएंगे। और साथ साथ अगर आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट करें, हम
बताएं कमेंट करके। और अगर आपको अच्छे लगे हैं तब भी आप कमेंट करें, तो पता तो लगे कि हाँ भाई अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, मेरी जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कम्युनिकेट हो रही कि नहीं हो रही है। और अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं फिर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है या कोई क्वेरी है, तो जो मेरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन वाले हिस्से में मेरे फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी होता है और कॉल नंबर भी होता है। आप उन नंबर पे कॉल करके आप जो भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए जब कोई धनराशि का भुगतान आपको करना ही नहीं है, इट इज़ ऑल फॉर ऑल नीडी स्टूडेंट्स, तो जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं करें, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं जो कुछ भी जानता हूँ, मैंने अपने 45 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में जो कुछ भी सीखा है वो सबको बांट सकूँ, और जब इस दुनिया से जाऊँ उसके पहले जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। हाँ, पढ़ाने का तरीका मेरा जरूर वो है कि बड़ा मनोरंजक नहीं है, मैं बहुत ड्रामेटिक ढंग से जो है कुछ ये कह लीजिए कि एक नाटकीयता से नहीं पढ़ाता, मैं सिंपल कॉन्सेप्ट पे एम्फेसाइज करने की कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश होती है मैं सब्जेक्ट बताऊँ, सब्जेक्ट के बारे में बताऊँ, इंटरेस्टिंग ढंग से बताऊँ, टू द पॉइंट बताऊँ, इस तरह से बताऊँ कि आप उन बातों को समझ जाएँ। इसलिए आप ये करें कि अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे हैं तो आप अपने कमेंट भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ जो है आप अगर कोई क्वेरी है तो आप निसंकोच फ़ोन पर पूछें, मैं उनकी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और उम्मीद है कि आपको वीडियो से जो फ़ायदा होगा आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे।